गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा कि सभी जानते हैं चैप्टर 9 शुरू कर रखा है, दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और उसका ये पार्ट नंबर 4 है। एक चीज़ देखिए, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि हमारा वीडियो भले ही थोड़ा लंबा ज़रूर बनता हो, लेकिन आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप आराम से 15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो अगर बन रहा है कोई, उसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बेटा। सभी लोग वीडियो पूरा देखिए, ना कि सिर्फ स्किप करते हुए अपने नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं है, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये डेली लाइफ से रिलेटेड ही है। कल को अपने छोटे भाई बंधु को आपको समझाना पड़ेगा, तो आप जो है अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करेंगे इस चीज़ के अंदर। क्लियर? तो चलिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले मोशन के ऊपर दो लोगों ने और भी काम किया था, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक क्विक छोटी सी कहानी के रूप में बता देता हूं कि सबसे पहले किसने क्या काम करना शुरू किया था। कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे अरिस्टोटल। ठीक है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगा, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले साइंटिस्ट थे अरिस्टोटल। उन्होंने बताया कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ना, वो सिर्फ रेस्ट में ही रहना पसंद करता है। उसकी टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। क्लियर? लेकिन उनकी ये जो जानकारी थी वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाई। अब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने अर्थ को ही लगा लो, वो तो डेली रोटेट करती रहती है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अरिस्टोटल ने तो बताया कि कुछ टाइम के बाद, जैसे कोई चीज़ मोशन में है तो कुछ टाइम बाद वो रुकेगी, तो उसका बेसिक टेंडेंसी है वो रेस्ट में ही रहना पसंद करती है। लेकिन हम बाद में खोज हुई, अदर साइंटिस्ट ने देखा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये गलत बात है अरिस्टोटल की। ठीक है, तो कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाई थी, तो इस वजह से अरिस्टोटल वाली थ्योरी फेल हो गई। उसके बाद में मोशन के ऊपर कहानी बनाने वाले दूसरे साइंटिस्ट आए, दैट इज गैलीलियो। देखिए, जो दूसरे साइंटिस्ट थे गैलीलियो, उन्होंने क्या बताया कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, जैसे थोड़ा सा मैं इस फिगर को साफ करके फिर बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, कि उन्होंने जैसे बताया कि जैसे मान लीजिए ये दो ऐसे स्लोप हैं, यहां से आपने बॉल को डाला, ये मान लीजिए वो लेवल है। क्लियर? यहां से आपने बॉल को नीचे डाला तो ये बॉल इधर से फिर इधर आएगी और उधर उसी लेवल तक पहुंचेगी। क्लियर? फिर वापस आएगी इधर इस साइड, और फिर इधर आएगी और फिर वापस जो लेवल तक पहुंचेगी ऐसे। अगर यहां पे कोई रुकावट नहीं है तो ये बॉल जो है ऐसे लगातार चलती रहेगी। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएगी और बी से वापस सी पे, ऐसे मोशन उसका होता रहेगा। क्या बताया मैंने? अगर ये जो दोनों सरफेसेस हैं, बॉल की सरफेस और ये जो स्लोप बना रखे हैं किसी भी मटेरियल के, अगर इनमें कोई रुकावट नहीं है तो ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि अब मान लीजिए स्लोप कुछ ऐसा हो गया, मान लीजिए थोड़ा एंगल और बढ़ा दिया, ये एंगल बढ़ा दिया, तो यहां से बॉल को डाला तो बॉल और ज़्यादा आगे तक जाएगी। क्लियर? और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कर दिया जाए, ये वाला जो स्लोप है, ये वाला जो स्लोप, इसको कुछ ऐसे बना दिया जाए, ये आगे तक ही बढ़ा दिया जाए। अब यहाँ से बॉल डालोगे आप नीचे, तो क्या बॉल आगे जाकर के रुकेगी? मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, तो ये बॉल नहीं रुकेगी। तो इसका मतलब उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि कोई चीज़ रेस्ट में है
तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है किसी स्ट्रेट लाइन में तो वो मूव ही करती रहेगी। इतनी सी थ्योरी वो दे पाए थे। इसी थ्योरी पे आगे काम किया हमारे सर आइजैक न्यूटन ने। पीछे वाली दोनों थ्योरी इतनी आपको याद रखनी है। क्लियर? सबसे जो ज़्यादा पूछा जाता है दैट इज न्यूटन्स लॉ के बारे में पूछा जाते हैं। न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं मोशन के ऊपर, तो 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। न्यूटन ने जो गैलीलियो ने बातें बताई थी उसी पे आगे काम किया और उसी को आगे बढ़ाया। ज़्यादातर गैलीलियो की ही इंफॉर्मेशन को यूज़ किया न्यूटन ने, उसी के अंदर अपनी थोड़ी सी चेंजमेंट किया और अपनी डेफिनेशन बना दी। नाम दे दिया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? तो चलिए आज हम मोशन के ऊपर जो पहला लॉ दिया गया है दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और ध्यान रखिएगा इस लॉ को दूसरे वर्ड में आपसे पूछा जाए कि लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर? तो इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया है, ये मैंने पहले ही नोट करके लिख रखा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डेफिनेशन पढ़ते हैं और कैसे आपको एग्जाम में लिखनी है नोट्स के तौर पे लिख लीजिएगा कि डिफाइन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या सिंपली कहिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करो। इनका पूरा नाम, जो न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम आइजैक न्यूटन था। क्लियर? चलिए नाम से ज़्यादा आपको याद करने में क्या रखा है, आप इतना ही याद रखिएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो विदाउट टाइम वेस्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट ए बॉडी एट रेस्ट, कि कोई बॉडी जो रेस्ट में है या फिर इन यूनिफॉर्म मोशन और इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन ध्यान रखिएगा ये आपका अलोंग ए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कर्व्ड लाइन भी आप ले रहे हैं, सर्कुलर पाथ आप ले रहे हैं, वो नहीं। क्लियर? ये जो मोशन होना चाहिए, अगर रेस्ट में है तो कोई बात नहीं है, रेस्ट में है तो फिर तो लाइन कैसी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तब जाकर के स्टेटमेंट वैलिड है, ध्यान रखना। और इन यूनिफॉर्म मोशन आप चाहो तो लिख लीजिएगा अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये लाइन आप लिख सकते हैं, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि क्या बताया अभी तक, मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है कि कोई बॉडी जो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वो उसी स्टेट में रहना पसंद करेगी। यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो लगातार रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना पसंद करेगी। ऐसा कब तक करेगी? जब तक अनटिल एंड अनलेस ए नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगता तब तक वो उसी स्टेट में रहना पसंद करेगी। देखिए गैलीलियो ने इतना नहीं बताया था, ये लास्ट में जो ऐड किया है ना न्यूटन ने, ये इतना नहीं बताया था कि अनटिल एंड अनलेस वाला, ये कंसेप्ट नहीं दिया था। सिर्फ इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया न्यूटन ने और अपनी एक नई डेफिनेशन बना दी, और इसलिए लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के नाम से इसको जानते हैं। हालांकि काम शुरू किया था अरिस्टोटल और गैलीलियो ने मोशन के ऊपर, लेकिन एक अच्छी डेफिनेशन की बात करें तो वो न्यूटन्स ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसको, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है। और इसी वजह से अरिस्टोटल और गैलीलियो के जो थ्योरी है उसको ज़्यादा लोग नहीं जानते। क्लियर? निकली वहीं से है। तो समझ में आया? इसको और ज़्यादा समझने के लिए हम फिगर का यूज़ करेंगे, फिगर से अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे जो है ये देखने को हमें मिलेगा। तो पहले ही बताया आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे कल।
तो चलिए एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। यहां पे जो ऊपर आपको चीज बताई गई है ना, एक चीज लिखी हुई है, ए नेट एक्सटर्नल फोर्स। यहां पे नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये है कि किसी चीज पे आप फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फ्रिक्शन फोर्स है वो भी एक्सटर्नल फोर्स ही है। क्लियर? फ्रिक्शन वो एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन के रूप में भी हो सकता है, और आपने जो एफर्ट लगाया है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो भी हो सकता है। क्लियर? ये ध्यान रखना आपको। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको 1 2 3 4 फिगर आपको दिखाई दे रही हैं, तो 1 बाय 1 हर एक को हम समझेंगे। पहले हम ये फिगर उठाते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ को समझने के लिए। देखिए, ये आपको एक फुटबॉल दिखाई दे रही है, ये किसी सरफेस के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर रखी हुई है, और अभी ये किसमें है? रेस्ट में है। इस पे किसी ने कोई ताकत नहीं लगाई। मान लीजिए सिंपली आप ग्राउंड में देखते हैं कोई बॉल पड़ी हुई है, ना उस पे कोई हवा की तरफ से, हवा की वजह से कोई फोर्स लग रहा है, ना किसी प्लेयर ने किक किया है, तो क्या वो अपनी उस पोजीशन से कहीं जाएगी? वहीं पे पड़ी रहेगी। तो ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? रेस्ट। तो इसका मतलब ये ऐसा ही देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई उस बॉल को 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 20 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, अगर उस बॉल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता है तो वो बॉल वहीं की वहीं रेस्ट में पड़ी रहेगी। क्लियर ना? न्यूटन ने अपने डेफिनेशन के अंदर पहला यही बताया कि कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर काम नहीं करेगा। चलिए अब दूसरी फिगर की हम बात करते हैं। दूसरी फिगर के अंदर क्या हुआ कि अब इस फुटबॉल को एक प्लेयर ने किक किया, ठोकर मारी। तो ठोकर मारने से क्या होगा? ये बॉल मूवमेंट करना शुरू कर देगी, मोशन में आ जाएगी। क्लियर ना? यही तो बताया था कि इस बॉल पे जब तक कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक तो रेस्ट में रहेगी, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा, यानी कि आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स जब इसके ऊपर काम करेगा तो क्या होगा? ये बॉल मूव करना शुरू कर देगी। अब ये बॉल किस में आ गई? मोशन में आ गई। अब ये बॉल मोशन में आ गई है तो आगे देखिए क्या देखने को मिलेगा। तीसरी फिगर में देखिए, अब ये बॉल मोशन में है, हवा के अंदर, या फिर आप ये मान लीजिए ग्राउंड के ऊपर लहराती हुई आगे बढ़ रही है। नीचे क्या लिखा हुआ है कि अगर इस बॉल को कोई रोकने वाला नहीं है, रोकने के लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स। मान लीजिए फ्रिक्शन भी नहीं है, ना हवा का रुकावट है, ना ग्राउंड की कोई रुकावट है, यानी कि हवा भी कोई फ्रिक्शन ऑफर नहीं कर रही है और ग्राउंड भी कोई फ्रिक्शन ऑफर नहीं कर रहा है। तो अज्यूम कीजिए, सोचिए, क्या ये फुटबॉल कभी जाकर के रुकेगी? नहीं रुकेगी। किसी चीज को अगर रोकना है तो फ्रिक्शन चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। क्लियर? तो ये बॉल अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक रहेगी? लिखा हुआ है नीचे इस वाली फिगर के अंदर, यानी कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विद कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन में ये आगे बढ़ती हुई जाएगी, एक स्ट्रेट पाथ जो है फॉलो करेगी। आप देखते हो डेली लाइफ में, बॉल को आपने ऊपर फेंका, आगे की दिशा में फेंका, हवा में उछाला, लेकिन वो तो एक ऐसा गोल वाला पाथ लेते हुए नीचे आकर के गिर जाती है। तो आप कहेंगे कि ये स्ट्रेट बताया गया था, इसे सीधा बताया गया था, ये तो कार्व्ड है, पैराबोलिक पाथ है। ये है बेटा हवा के फ्रिक्शन की वजह से। ऐसे ही रोड पे, ग्राउंड पे भी अगर ये बॉल चलती है और वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है तो वो है ग्राउंड के, रोड के फ्रिक्शन की वजह से।
ये वाला पाथ हवा के फ्रिक्शन की वजह से कह सकते हैं आप, और ये वाला आप इसमें अगर कोई आपको मूवमेंट देखने को मिलती है, डायरेक्शन में चेंज आपको देखने को मिलता है, स्पीड में चेंज आपको देखने को मिलता है, तो दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। वो चाहे हवा का फ्रिक्शन हो, चाहे वो ग्राउंड का फ्रिक्शन हो, और फ्रिक्शन भी एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स ही है। माइंड में आपको बैठा लेना है ये चीज, ठीक है। तो अब अगर फ्रिक्शन नहीं होगा और ये जो बॉल हवा के अंदर या फिर ग्राउंड के ऊपर ऐसे सीधा चल रही है, तो ये चलती जाएगी जब तक इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसकी डायरेक्शन और इसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होंगी, ये सेम स्पीड से आगे बढ़ती हुई जाएंगी उसी दिशा के अंदर। अब आगे देखिए लास्ट 4। अब इस बॉल को अगर आपको रोकना है तो ये देखिए नेट बना हुआ है, जाल बना हुआ है, फुटबॉल की टीम में आप देखते होंगे, ठीक है। तो ये जाल भी क्या कर रहा है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है। अनलेस एक्टेड ऑन एन अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स है तभी तो आपको ये बॉल अब रुकी हुई, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, टकराने के बाद इस डायरेक्शन में जाएगी ना, पहले इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही थी, नेट ने इसको रोका, क्या लगाया, नेट ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अनबैलेंस्ड फोर्स एक देखने को मिला यहाँ पे, क्योंकि देखिए बॉल तो उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही थी, इसका मतलब जो नेट है उसने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा, तभी जाकर के बॉल रुकी और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ी, डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां पे अगर प्लेयर खड़ा होता, फिगर को साफ कर लेते हैं, यहां पे मान लीजिए इस नेट की बजाय प्लेयर खड़ा होता तो वो अपने हाथ से इसको रोकने की कोशिश करता, तो वो भी क्या करता, एक्सटर्नल अपने पावर का यूज करता, एक्सटर्नल एफर्ट लगाता, एक्सटर्नल फोर्स लगाता इस बॉल को रोकने के लिए, इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, इसकी स्पीड को कम करने के लिए। क्लियर? तो बात वही आ गई आपको। अब मैं निचोड़ आपको इस चीज का बता देता हूं कि न्यूटन ने हमें क्या बताया, कि न्यूटन ने इतना बताया कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है और स्ट्रेट लाइन के अलोंग आगे बढ़ रही है तो वो लगातार यूनिफॉर्म मोशन में उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग आगे बढ़ती रहेगी। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा उसको मोशन में लाने के लिए, और वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक उसको रोकने के लिए, रेस्ट में लाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। ये दोनों चीजें मिलकर के बनाती हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के, ये आपको लिखने हैं और डेली लाइफ के बेसिस पे ही हैं, कोई अलग मैंने यहाँ पे तैयार नहीं किए हैं। तो पहला देखिए, ए स्टोन ऑन ग्राउंड इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कोई पत्थर जो है किसी ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है वो किस में है, रेस्ट में। अब जब तक उसको कोई ठोकर नहीं मारेगा, कोई उठाएगा नहीं, तब तक वो अपना रेस्ट में ही रहेगा और वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा जब तक उसके ऊपर बाहरी कोई फोर्स नहीं लगे। ठीक है। दूसरा देखिए, ए बुक लाइंग ऑन द टेबल रिमेन्स एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, मतलब टेबल के ऊपर आप यार बुक रख दीजिए और उसको कोई उठाएगा नहीं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं लेके जाएगा, इसका मतलब कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स जब तक उसके ऊपर काम नहीं करेगा तब तक वो हमेशा किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। क्लियर? यानी कि मोशन में होना जरूरी है, तो आपको पहले ही बताया गया है एक्सटर्नल फोर्स का होना जरूरी है और वो अनबैलेंस्ड होना चाहिए, तब वो मोशन में आएगी रेस्ट से। क्लियर? ए मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तक फ्रिक्शन नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तब तक वो मूव होता रहेगा, अपने आप कभी नहीं रुकेगा। ये
थर्ड पॉइंट हमें बताता है। ऐसे ही ये लास्ट पॉइंट है, इसको भी देख लीजिए। ए रोलिंग बॉल ऑन ए रफ सरफेस और ग्राउंड स्टॉप्स अर्लियर देन ए स्मूथ सरफेस, यानी कि ये बताया गया है कि आपके पास में ये कोई रफ सरफेस है, मान लीजिए ये रफ सरफेस है और ये आपके पास में स्मूथ सरफेस, और आपने बॉल को रफ सरफेस पे डाला तो आपने क्या पाया कि ये जल्दी रुक जाएगी, यानी कि मान लीजिए ये कुछ दूरी पे चलने के बाद यहाँ आकर के रुक गई है, क्योंकि ये सरफेस उबड़ खाबड़ रफ सरफेस है। जबकि नीचे वाली सरफेस क्या है, प्लेन है। उसी बॉल को प्लेन सरफेस पे आपने डाला तो आपने पाया ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ये है ना डिफरेंस, आपको दिखाई दे रहा है इतना। क्लियर। तो फोर्थ हमें पॉइंट यही बताता है कि रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर वहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं है, समझ में आया? अगर वो स्मूथ सरफेस है, यानी कि मान लीजिए ऐसा तो होगा नहीं, फ्रिक्शन तो हमेशा देखने को मिलेगा, कोई ऐसी सरफेस आज तक हम डिजाइन कर ही नहीं पाए हैं कि जिसके अंदर फ्रिक्शन ही ना हो। फ्रिक्शन पक्का आपको मिलेगा। क्लियर। लेकिन हम कल्पना करते हैं कि ऐसी अगर कोई सरफेस होगी, डिजाइन कर भी ली मान लो, जिसके अंदर फ्रिक्शन है या फिर बिल्कुल ही नहीं है। मान लिया हमने ऐसी सरफेस तैयार कर ली जिसके अंदर फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो उस सरफेस पे अगर उस बॉल को डाला जाएगा तो वो बॉल मूव करती जाएगी, कभी नहीं रुकेगी। ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस अगर कोई होगी तो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसको रोकना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो भले ही हमारा थोड़ा 22 से 22.5 मिनट का हो गया हो, लेकिन इसके अंदर बेटा डेली लाइफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। आप अगर 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि तीसरी बार आप डेफिनेशन अपने आप लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही। नोट्स तैयार कीजिएगा। थैंक्स।